क्वेश्चन और कुछ मैंने सोल्यूशन और तैयार कर लिए, वो भी मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर लूंगा। तो क्वेश्चन मैं इसमें से कुछ 3 से 4 क्वेश्चन पिक करता हूँ जिसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं। जैसे ये 13 क्वेश्चंस मैं स्टार्ट लेता हूँ। लिस्पेला कंपनी, द लिस्पेला कंपनी manufactures a product LC15 which sells for ₹50 each. At present, the company produces and sells 75,000 units per year. Unit variable manufacturing and marketing expenses are ₹25 and 5 respectively. Fixed expenses are 700,000 for factory overhead and 300,000 for marketing and administration. Sales manager has proposed that price be increased to ₹60, यानी पहले 50 थी। Now the management has decided कि इसकी सेल प्राइस जो है वो इंक्रीज करके 60 कर दी जाए। To maintain the present sales level volume, advertising must be increased. Company's profit objective is 14% of sale. अब देखिए इसका पार्ट ए जो है, that is asking about the additional expenditure the company can afford for advertising, यानी कंपनी कितनी अमाउंट की एडवर्टाइजिंग करे कि वो अपने इस सेल टारगेट को मेंटेन करे और 14% ऑफ सेल जो है वो प्रॉफिट भी अटेन करे। ठीक है, तो इसको अब जरा हम लेते हैं पार्ट 1 को। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1। ओके, देखिए अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितनी एडवर्टाइजिंग की हमें अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 14% ऑफ सेल्स हो। तो सबसे पहले इसको इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स देते हैं। अब सेल जो है वो हमारी 75,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं और अब प्राइस हमने इंक्रीज कर दी और 60 रुपीज पर ले गए। ठीक है जी, तो हम इसको करेंगे 75,000 इंटू 60। अब इसको कैलकुलेट किया 75,000 इंटू 60, तो 4.5 मिलियन की आपकी अमाउंट आ गई सेल्स की। अब इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ 2 वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट देखें तो आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो 25 रुपीज पर यूनिट है, यानी वेरिएबल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लेते हैं 75,000 यूनिट है और एक यूनिट पे जो हमारी कॉस्ट है वो 25 होगी। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 75,000 इंटू 25, यानी 1875,000। और इसके अलावा जो सेलिंग कॉस्ट है यानी मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 5 रुपीज हैं। मार्केटिंग कॉस्ट वो 5 रुपीज पर यूनिट, 75,000 इंटू 5, 375। अब जब मैं इसको लेस करूंगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन। अब इसको लेस किया 4.5 मिलियन से, ये वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो ये 2.25 मिलियन मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट भी अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 2 हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग की यानी फैक्ट्री ओवरहेड 700,000 ये लेस किया और सेकेंडली हम लेस करेंगे इसमें से मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में 300,000। अच्छा, जब मैं इसको लेस करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, यानी यहां तक मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मेरा बनेगा 2.25 मिलियन में से ये दोनों अमाउंट लेस कर दें तो दिस इज द प्रॉफिट। लेकिन इसमें से मैं लेस करता हूं मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। टारगेट प्रॉफिट वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 14% ऑफ सेल्स।
सेल जो है वो हमारे पास 4.5 मिलियन है, इसका 14% लूंगा तो 630,000 आ जाएगा। इट मींस जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी दैट इज 620। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप एडवर्टाइजिंग के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी अगर मैं 620,000 की कॉस्ट इनकर करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 14% ऑफ सेल्स होगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह रिवर्स वर्किंग थोड़ी सी हमें करनी पड़ी आखिर में जाकर। ये पार्ट 1 था क्वेश्चन का। अब इसी का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड अमाउंट कीपिंग इन व्यू द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर। यानी सेल्स मैनेजर की जो प्रपोजल है, जो अभी मैंने आपके सामने बनाई है इनकम स्टेटमेंट, इस पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज और इन यूनिट्स दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालता हूं या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लूंगा, तो मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट की। अब फिक्स कॉस्ट हमें कौन कौन सी दी हुई है? एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास है 700,000 के, जो ऊपर भी हमने लिखे हुए थे। हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 700,000। सेकंड, मुझे मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में लिखूंगा फिक्स कॉस्ट। और तीसरी फिक्स कॉस्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग आएगी, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी 620,000। अब इन तीनों को प्लस कर लें तो दैट बिकम्स माय फिक्स्ड कॉस्ट। ये पहला हिस्सा मैंने कैलकुलेट कर लिया फिक्स कॉस्ट का। अब मुझे दो चीजें चाहिए। कंट्रीब्यूशन अगर मुझे अमाउंट में निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, जिसको सीएम रेशियो भी कहते हैं और सीएस रेशियो का नाम भी इसको आप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं कंट्रीब्यूशन निकालता हूं सीएस रेशियो के लिए, यानी कैलकुलेशन ऑफ सीएस रेशियो। ठीक, तो इसमें मुझे सेल्स चाहिए। सेल्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है 4.5 मिलियन। इसमें से मैं लेस कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये दो है, इन दोनों को प्लस करके मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब इसमें से जब इसको लेस करूंगा तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा रुपीज में। यहां तक जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है ये हमारी रुपीज में कैलकुलेट हुई है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सीएस रेशियो कैलकुलेट करना है। सीएस रेशियो कैसे निकलेगी? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100, ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ये कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 50% सीएस रेशियो कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी। अब मुझे यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना है, पर यूनिट। और ये कैसे निकालेंगे कि हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये दूसरी कैलकुलेशन आएगी यहां पर, और यहां पर मुझे कंट्रीब्यूशन लेना है जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 2,250,000, और यहां पर यूनिट्स सोल्ड लेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो कंपनी जो है वो 75,000 यूनिट सेल कर रही है। जब इसको डिवाइड करूंगा इस पर 2250 को 75 पे, तो 30 रुपीज मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैंने दो कैलकुलेशन इसलिए किए कि उसने दो क्वेश्चन में दो चीजें मांगी है। उसने कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी कैलकुलेट करो और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी कैलकुलेट करें। ये देखें यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पहले कैलकुलेट करता हूं। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरा फार्मूला क्या होगा? हमने पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अब देखें फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट की, दिस वन यू कैन सी, ये फिक्स कॉस्ट आ गई 1620 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी अगर 54,000 में यूनिट बनाता हूं, ये पहला आंसर आ गया जो रेड कलर में मैंने कर दिया कि तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। सो सेकंड कैलकुलेशन में करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट या इन रुपीज, और इसके लिए फार्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट ये हमारी कैलकुलेट हुई है 1620 डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो जो है वो हमारी 50 रुपीज आ गई, यानी 3.24 मिलियन जो है ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। और अगर मैं इसको यूनिट में डिवाइड करता हूं तो ये मेरी सेल प्राइस आएगी वही 60 रुपीज। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब आइएगा नेक्स्ट में क्वेश्चन 14। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें एक पॉइंट खास तौर पे आखिरी पॉइंट जबरदस्त है, इसमें डाटा बहुत कम है। वो लिखता है द कोल्टर कंपनी सोल्ड 100,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹2 पर यूनिट। ये हमारी सेल प्राइस आ गई। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर ₹1.40 पर यूनिट इंक्लूडिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 0.30। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 1.40, जिसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.30 है, यानी 30 पैसा है, तो जो रिमेनिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसी तरह फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर एंड द अमाउंट टू 79,200, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 50,000। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 50,000 है, जो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन करते हैं जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट पहले देखें, उसमें मांगा क्या है। जी, रिक्वायर कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड अमाउंट। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट जब मैं निकालता हूं तो मुझे पहली चीज चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 79,200, और दूसरा मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा। और इसके कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों गिवन है, तो सेल्स प्राइस ले लेते हैं पर यूनिट जो 2 रुपीज है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये क्वेश्चन में दी हुई है 1.40। ठीक है जी, इसको हम जब माइनस करेंगे 1.4 को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.60। जब दोनों चीजें निकल आई, नाउ आई कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जिसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट है 79,200 डिवाइडेड बाय 0.60, तो 132,000 यूनिट सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा इन यूनिट्स। इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा ये है कि आई हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इन अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट में निकालने के लिए मुझे सीएस रेशियो चाहिए। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब मुझे सीएस रेशियो चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। ये कंट्रीब्यूशन है 0.60, इसको डिवाइड कर दिया मैंने सेल पर, और इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में,
तो ये CS रेशियो आ चुकी है हमारे पास, और ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट देखें तो हमारे पास आती है 79,200 डिवाइडेड बाय CS रेशियो 30%, तो ये रुपीस में निकल आया 264,000। यानी इतने यूनिट अगर इतनी अमाउंट की सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 था। अब इसी का पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, पार्ट 2 में वो कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड to earn an income of rupees 6,000 before income tax। मैं कितने यूनिट सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 6,000 हो जाए बिफोर इनकम टैक्स। अब मुझे यहां दो चीजें कवर करनी, एक फिक्स कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है 79,200, और सेकंड डिसाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 6,000 हमें गिवन है। इन दोनों को प्लस कर लें, और यही मुझे इन दोनों चीजों को यानी कवर करना है 85,200, और इसको डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर जो ऑलरेडी मेरा कैलकुलेट हो चुका है 0.60। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं टारगेट सेल्स इन यूनिट, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिसाइड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट प्लस डिसाइड प्रॉफिट जो है इन दोनों का सम आता है 85,200। इसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, तो 142,000 यूनिट्स अगर मैं सेल करता हूं तो याद रखिएगा कि मेरा ब्रेक इवन मेरा 6,000 रुपीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं जो आप लिख रहे हो चैट में, मैं देख लेता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। अच्छा, तीसरा सिमिलर है, सिर्फ फर्क इतना है, यहां पर कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ रुपीज 9,000 इफ द इनकम टैक्स रेट इज 40%। अच्छा, यहां उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ये याद रखिएगा कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसको चेंजेस कर लेता हूं। मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी चाहिए, वही सेम 79,200। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 9,000, मुझे इसको बिफोर टैक्स में कैलकुलेट करना है, और 40% इनकम टैक्स रेट है। देखिए, अगर मैं 100 रुपीज अर्न करता हूं, 40 रुपीज टैक्स देता हूं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मेरा 60% होगा। इसका मतलब है कि मुझे बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 9,000 को डिवाइड करना होगा 0.60 से। ये कैलकुलेशन यहां देखिएगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 15,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए मुझे, तो 94,200 आ जाएगा। तो अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0.60। तो इट मींस कि फार्मूला वही रहेगा कि अब मैं 157,000 यूनिट अगर सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 15,000 होगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 9,000 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो यहां कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन
if the labor cost is 50% of variable cost and 20% of fixed cost, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 50% कॉस्ट जो है वो हमारी लेबर कॉस्ट है और 20% कॉस्ट जो है और फिक्स कॉस्ट का वो लेबर कॉस्ट है. And if there is 10% increase in wages and salaries, और 10% उसमें वेजेस और सैलरीज हमारी इंक्रीज हो रही हैं ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं और यहाँ कैलकुलेशन जरा सारी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ CS रेशियो भी चेंज होगी और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो भी चेंज होगी. तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करता हूँ. देखिए फिक्स कॉस्ट जो गिवन है पहले मैं उसको ले लेता. जो गिवन फिक्स कॉस्ट है वो 79,200 है. अब इसमें हमारी 20% जो है, ये 20% ऑफ जो फिक्स कॉस्ट है, दिस वन, ये हमारी लेबर कॉस्ट है. तो पहले मैं इसमें से लेबर कॉस्ट लेस कर देता हूं, ओके 20% है. तो इस अमाउंट का मैं 20% कैलकुलेट करता हूं, 15,840 लेस हो जाएगा. लेस होकर जो मेरी अमाउंट आएगी, जो आंसर आ रहा है 79,200 minus 15,840, दिस इज फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर कॉस्ट. अब देखिए, अब मैंने लेबर कॉस्ट को दोबारा ऐड करना है, ऐड लेबर कॉस्ट, लेकिन अब ऐड करनी है आफ्टर इंक्रीजिंग 10% इन लेबर कॉस्ट. यानी मेरी लेबर कॉस्ट जो 15,840 थी, अब वो 10% इंक्रीज हो गई है. तो 1.10 कर दिया, तो इसका 1.10 किया, तो अब 17,424 हो जाएगी. तो अब मेरी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी 80,784. ठीक है जी. तो क्योंकि अब मैंने ये, अब सवाल ये होता है कि मैंने पहले लेस किया और फिर ऐड किया, मैं डायरेक्ट 10% क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि सारी की सारी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, सिर्फ लेबर पोर्शन इंक्रीज हो रहा है. इसलिए मैंने क्या किया कि पहले लेबर कॉस्ट को निकाल दिया उसमें से और फिर लेबर कॉस्ट को इंक्रीज करके उसको ऐड कर दिया. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिर उसका इफेक्ट जो है 10% का वो इसमें इंक्रीज आ चुका है. ये पहली चीज मैंने कैलकुलेट की, रिवाइज फिक्स कॉस्ट. अब मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? अच्छा, ब्रेक इवन मांग रहा है, तो ठीक है, फिक्स कॉस्ट आ गया. अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है. अब इसके लिए मैं लेता हूं सेल्स प्राइस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज. ठीक है, अब इसमें मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करनी है और वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग 1 बना रहा हूं, इसके अंदर भी लेबर कॉस्ट शामिल है. जब लेस करूंगा तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जो आंसर आएगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा बन जाएगा. ठीक है जी, अभी ये कैलकुलेट करते हैं वर्किंग 1 के थ्रू. जी, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, पहले उस अमाउंट को उठा. जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1.40 था, जो हमने पहले भी लिखा था. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 1.40 है, दिस वन. अब इसमें वो कहता है कि लेबर कॉस्ट इज 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसमें 50% कॉस्ट जो है वो आपकी लेबर कॉस्ट है. तो मैं उसी तरह बिल्कुल जैसे फिक्स में किया था, लेस कर देता हूं लेबर कॉस्ट, लेकिन अब लेबर कॉस्ट जो लेस होगी वो 50% है, यानी इस अमाउंट का 50% मैंने लेस कर दिया, जो कि 0.70 आ गया. अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट हो गई, बट एक्सक्लूडिंग दिस इज, सॉरी, दिस इज नॉट कंट्रीब्यूशन, इट्स वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्सक्लूडिंग लेबर. अब दोबारा लेबर ऐड करता हूं, लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग 10% कॉस्ट, यानी पहले कॉस्ट 0.70 थी,
अब इसका 10% इंक्रीज किया 1.10 तो 77 पैसा हो गई। अब इसको ऐड कर ले तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी 1.47। ठीक है जी, ये 1.47 मैं यहां से माइनस कर देता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो गया। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की, रिवाइज फिक्स कॉस्ट 80,784 और रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.53। तो इसका मतलब है कि हम अगर 152,423 यूनिट अगर सेल करेंगे तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अगर हम ये चेंजेस लाते हैं, अगर लेबर कॉस्ट 10% इंक्रीज होती है। ठीक है जी। जी देखिए, जो आपने क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस आपके देखता हूँ, यहाँ से आगे लेता जाता हूँ। देखिए, आपने पूछा कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट में भी लेबर कॉस्ट शामिल होगी। लेबर कॉस्ट तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट में शामिल होगी। देखिए, उसने हमें ओवरऑल कहा है, और लेबर कॉस्ट जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि लेबर कॉस्ट का मतलब वेजेस एंड सैलरीज है यहाँ पर, और लिखा भी हुआ है देयर इज 10% इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट लेबर का वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको दोनों कॉस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, लेबर कॉस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने ये किया कि लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। यस, बिल्कुल होती है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जहां पर लेबर कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है, अगर आप उसको टाइम बेस पर की बजाय आप उसको पीरियड बेस पे कर रहे हैं। मसलन सेलिंग कॉस्ट जो है, सेलमैन को जो आप सैलरी दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जो सैलरी दे रहे हो, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, टारगेट सेल इन यूनिट रिपीट कर दें, पार्ट 2। ओके, ये मैं नोट कर लेता हूं, टारगेट सेल इन पार्ट 2। ओके, आगे चलते हैं जी। चेंज इन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इज नॉट क्लियर टू मी। टैक्स रेट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2। अगर पार्ट 2 में टैक्स रेट दिया भी होगा तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए और बिफोर टैक्स गिवन है। ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है कि कैन वी कैलकुलेट ब्रेक इवन इन रुपीस बाय मल्टीप्लाइंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। यस, 100% आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। क्वेश्चन मैं ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में सेलिंग प्राइस का मसला है, क्वेश्चन 4। ओके, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का बता दें, फिक्स या वेरिएबल। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो हमने ली है उसमें वो फिक्स कॉस्ट होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा दूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन 14 पार्ट 3, क्वेश्चन 11 बी। अच्छा, ये आपने लिखा सर आई कुड नॉट गेट दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? आपने नंबर नहीं लिखा हुआ। ओके, इस क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 1.40 क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसके अंदर आपको नजर आएगी।
इस सवाल का क्वेश्चन पार्ट 4 समझ नहीं आया। ओके, चलिए मैं यहीं से दोबारा शुरू करता हूँ, पार्ट 4 से ही। आपके सारे जितने क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, पहले इसको देख लें, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 4 में वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, यानी मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ही कैलकुलेट करना है दोबारा। इफ द लेबर कॉस्ट इज 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का 50% है और फिक्स कॉस्ट का 20% है, एंड देयर इज अ 10% इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, और उसमें 10% जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है सैलरीज एंड वेजेस में। ठीक है जी। तो जरा देखते हैं इसके अंदर बेसिकली जो फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 79,200, इसके अंदर भी आपकी लेबर कॉस्ट इंक्लूड है एज पर क्वेश्चन, और वो 20% शामिल है। तो मुझे, और जो 20% कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज हो रही है। तो हम पहले, आसान तरीका ये होता है कि पहले हम सारी लेबर कॉस्ट लेस कर देते हैं। ये 20% मैंने कैलकुलेट किया इस अमाउंट का, 79,200 इंटू 20%, ये कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 15,840। तो अब ये फिक्स कॉस्ट आ गई एक्सक्लूडिंग लेबर कॉस्ट। अब इसमें दोबारा लेबर कॉस्ट ऐड करूंगा जो वर्किंग मैंने ये शो की हुई है, 15,840 का 10% कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो गई, 17,424 हो गई। तो रिवाइज फिक्स कॉस्ट बन गई 80,784। सेम यही प्रोसेस मैंने वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी किया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.40 ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये कहां से आई, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें 50% कॉस्ट जो है वो लेबर की है, तो इसकी आधी कॉस्ट मैंने पहले लेस कर दी और फिर उसको 10% इंक्रीज करके ऐड कर दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया और मैंने ब्रेक इवन पॉइंट यहां से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया क्वेश्चन 14 के पार्ट 3 में, ये टारगेट सेल्स जो है वो कहां से आई, इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने। जब हम टारगेट सेल कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखें फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो 94,200 है, और इसको डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये इस तरह कैलकुलेट हुआ हुआ 94,200 डिवाइडेड बाय 0.60। ठीक है। ये 0.60 है, वो ये वाली अमाउंट है, और ये 0.60 ये आफ्टर टैक्स है। ठीक है, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि सिमिलर ना रहे। ये 60% है, ये आफ्टर टैक्स वाला है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस का मुझे कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। ये आई थिंक हमने पहली क्वेश्चन उसमें भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा इशू आएगा ब्रेक इवन चार्ट का, और तो मसला नहीं है। क्वेश्चन 7 पहले मैं लेता हूं क्योंकि ये तो चार्ट बनेगा 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालनी है। यहां पर हाई लो मेथड लगाना पड़ेगा। देखो जरा रिकॉल कीजिएगा लास्ट लेक्चर्स को। तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल दिए हुए दो, एक 1000 यूनिट्स का है, एक 2000 यूनिट्स का है। अगर मेरी यूनिट कॉस्ट दोनों लेवल पर सेम हो, दोनों लेवल पे यूनिट कॉस्ट सेम हो, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी यहाँ पर मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसकी यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, सेलिंग की यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है। तो इसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है और फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। तो इसकी कैलकुलेशन हम हाई लो मेथड से करके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं।
जी ये कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज अलाउ कीजिएगा इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन 7 आपने उस दिन करा दिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आ गया था। पास पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नहीं हुआ था। अच्छा ओके, पास पेपर ठीक है, मैं देख लेता। जी और कोई क्वेश्चन करना हो साथ साथ कर सकते हैं प्लीज। अच्छा जी, पास पेपर का आपने कहा क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने सामने रखा हुआ है इसको। इसमें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पहले क्वेश्चन को देख लें। रहमान लिमिटेड, रहमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट नेमली बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 4, आप जरा प्लीज थोड़ी क्लैरिटी कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आप बात कर रहे हो, पास पेपर का या जो ऊपर क्वेश्चन दिए उसका? जरा टाइप कीजिएगा मैसेज, और एक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रही है इसको अलाउ करें प्लीज। ओके, क्वेश्चन 7 पहले कर लेते हैं जी। रहमान लिमिटेड इज, मीनवाइल फिर आपका जो बाकी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। रहमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट नेमली बीटा। Following information pertains to product beta for the recent year ended 30th June 2018. Sales revenue है 300 million, contribution margin 20%, annual fixed factory overhead cost 20 million, annual administrative cost 25 million, tax rate जो है वो 25% है. During the next year, which will end on 30th June 2019, company has projected the following changes. Sales price will increase by 10%, but sales volume will decrease by 5%. Variable cost per unit will increase by 4% due to inflation, and annual factory overhead cost will increase by 10% due to inflation. Okay, अब इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर ए जो है वो तो डिफाइन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. व्हाट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? Margin of safety is defined as a margin which is created in order to avoid the expected losses, and this is calculated by taking a difference between budgeted sales and break even sales. लेकिन यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018. पहले तो 2018 का रिक्वायर कर रहा है, चलो 2018 की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, इनकम स्टेटमेंट. अब इसमें सेल्स लेंगे. सेल्स से पहले मैं ये लिख दूं कि यहां जो अमाउंट्स मैं ले रहा हूं वो रुपीज इन मिलियन. तो सेल्स लेते हैं एज पर क्वेश्चन. सेल्स हमें दी हुई है, सेल्स 300 मिलियन, सेल्स रेवेन्यू 300 मिलियन, और इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? देखिए क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है 20%. अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट 80% हुई, तो लिहाजा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ सेल्स होगी. अब सेल्स जो है वो मेरी 300 मिलियन है, इसका 80% लिया, 240 मिलियन आ गया. दिस इज कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन. 60 मिलियन का मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया. अब इसमें से मैंने लेस करनी है फिक्स कॉस्ट,
और दो फिक्स कॉस्ट दी हुई हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड की और एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की। ठीक है, तो लेस फिक्स कॉस्ट, पहली उसने दी हुई है फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 20 मिलियन, और उसके बाद सेकंड दी हुई है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कि है हमारे पास 25 मिलियन। जब इन दोनों को लेस कर दूंगा तो इट बिकम्स अ प्रॉफिट। यानी 15 मिलियन का मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर का 31 दिसंबर 30 जून 2018। ठीक है जी, अब यही चीज आपने कैलकुलेट कर दी है सी पार्ट में, लेकिन 30 जून 2019। तो जब 2019 का रिक्वायर करेगा तो आपको ये चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट देख लें, 7C। अगेन इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, ये वैसे कॉपी कर रहा हूं, उसके बाद चेंजेस कर लेते हैं जहां चाहिए। अच्छा, अब देखिए वो लिख रहा है कि सेल्स जो है हमारी, वो क्लियरली लिख रहा है कि सेल्स प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%। देखो जब सेल प्राइस बढ़ेगी 10% तो मेरी सेल्स भी 10% बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ वॉल्यूम 5% डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से सेल डिक्रीज होगी। यानी अब इसको मैं ये लूंगा कि लास्ट ईयर की सेल लेता हूं 300 मिलियन, और इसमें वो कह रहा है कि जी कितनी इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है प्राइस। इसको मल्टीप्लाई किया 1.10 से, और 5% वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 5% वॉल्यूम बनेगा 0.95। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया आप 300 इंटू 1.10 इंटू 0.95। अब न्यू सेल जो है वो मेरी ये आ जाएगी। अब इसको 2 डेसिमल तक मैं कन्वर्ट करता हूं, तो मेरी नई सेल जो है वो 313.50 होगी। अच्छा, दूसरा वो ये कह रहा है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 4%। वेरिएबल कॉस्ट वो कह रहा है 4% इंक्रीज होगी। देखिए लास्ट ईयर की सेल प्राइस क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, क्वेश्चन के मुताबिक पहले लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट उठाएं, 240 कॉस्ट थी। अब आपका 5% वॉल्यूम गिरने से वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और इन्फ्लेशन 4% की वजह से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम का इफेक्ट 0.95 किया तो 5% कम हो गई, और दूसरी तरफ मैंने 4% जो है वो इंक्रीज कर दी कॉस्ट, तो ये 4% इंक्रीज हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो 240 इंटू 0.95 मल्टीप्लाई 1.04, तो 237.12 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 76.38 आ गया। अब देखिए फिक्स कॉस्ट क्या कहता है, एनुअल फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। वो सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट वो कह रहे हैं 10% बढ़ जाएगी, पिछले साल 20 थी, अब ये 10% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी 20 इंटू 1.10 22, और अब इस साल का प्रॉफिट जो है वो मेरा 29.38 होगा। ये आंसर है। पिछले साल का प्रॉफिट जो था वो 15 था। अब इस साल प्रॉफिट बढ़ने की जो बेसिक रीजन है वो 10% प्राइसेस का इंक्रीज होना है, रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज होने से आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। ये मेरी इनकम स्टेटमेंट थी 30 जून 2019 की। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, सी पार्ट के बाद डी। वो कहता है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। दिस इज वेरी सिंपल। 7D वो कहता है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालो फॉर 2019।
और इसका फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सी पार्ट में। ये कंट्रीब्यूशन है 76.38 डिवाइडेड बाय सेल्स 313.50, और इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं और पॉइंट्स में लाऊं तो 24.36 आएगी। और ये अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट की? 76.38 डिवाइडेड बाय 313.50 इनटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100। ये डी पार्ट था। अब इसमें ई पार्ट देखें, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालो 2019 का। ई पार्ट वो कह रहे हैं जी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर 2019। अब मुझे यहां दो चीजें चाहिए। नंबर वन, फिक्स कॉस्ट जो हम ऑलरेडी यहां कैलकुलेट कर चुके हैं 2019 में। एक 22 रुपीस है, एक 25 रुपीस है, ये 47 आ गया। और दूसरी मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, CS रेशो, जो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं डी पार्ट में 24.36%। जब इसको डिवाइड करूंगा तो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस और सेल्स रेवेन्यू। और इसके लिए फार्मूला क्या है? हमने पढ़ा हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, और फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरे पास 47 है। इसको जरा मैं नेगेटिव साइन खत्म कर दूं। फिक्स कॉस्ट 47 डिवाइडेड बाय CS रेशो 24.36, तो 192.91 मिलियन की जो अगर मैं सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और यहां पे चूंकि 313 है तो इस वजह से हम प्रॉफिट में। एनीथिंग मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट will provide a profit, or any revenue less than the break even point resulted a loss। ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट देखिएगा, सॉरी एफ पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑफ बोथ ईयर निकालना है। ओके, अब दोनों सालों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब चूंकि ऑफ बोथ ईयर्स है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दो कॉलम बना देता हूं, 2018 और 2019 दोनों सालों का हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। ये याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग चीज है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अलग है। यहां रेशियो मांगी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले में हमें पहली चीज चाहिए बजटेड सेल्स या सेल्स, सिंपल सेल्स लिख लो, डजंट मैटर। 2019 की से 18 की सेल ये देखें हमें यहां दी हुई है, क्वेश्चन में भी गिवन है, ये 300, और 2019 की सेल हमने यहां कैलकुलेट की हुई है 313.50। अब मुझे चाहिए ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, अब 2019 की ब्रेक इवन सेल तो मैंने कैलकुलेट की है, ये 192.91, लेकिन मैंने 2018 की सेल कैलकुलेट नहीं की। अब ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कैलकुलेट किया और क्योंकि उसे रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ, तो 2018 का ब्रेक इवन पॉइंट यहां निकाल लेते हैं वर्किंग में। ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 2018, इसके लिए मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई है, एक 20 है और एक 25 है। और दूसरा मुझे चाहिए CS रेशो, जो क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए क्वेश्चन में 2018 की CS रेशो ये 20% गिवन है, 0.2। अब इसको डिवाइड करूंगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, यानी 45 डिवाइडेड बाय 0.20, 225 मिलियन जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 2018 का। अच्छा, अब मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैं पहले फार्मूला लिखूंगा और फिर सॉल्व कर लूंगा।
फार्मूला क्या था? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स divided by budgeted sales into 100. ठीक है जी। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूं, देखिए बजटेड सेल ली माइनस ब्रेक इवन सेल ली 225, इसका डिफरेंस लिया, डिवाइड कर दिया ब्रेक इवन सेल पर यानी बजटेड सेल पर, तो ये मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 25% आ गया। और 2019 का अगर कैलकुलेट करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 38.47 आ गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मेरा एफ पार्ट का आंसर आ गया। और आखिरी पार्ट में देखिए, कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू टू अचीव आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ आफ्टर टैक्स है और मुझे बिफोर टैक्स चाहिए, तो टैक्स रेट यहां दिया हुआ है 25%। ठीक है, तो अब मुझे पार्ट जी में दो चीजें चाहिए। एक तो वो कह रहा है सेल्स रेवेन्यू, मुझे सॉरी यानी टारगेट सेल्स चाहिए, तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट लेता हूं जैसे पहले कैलकुलेट करता आ रहा हूं। अब फिक्स कॉस्ट वो लेनी है जो अभी आपने चेंज की है, दिस वन। ठीक है, दैट इज 47 मिलियन। और डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 मिलियन है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है और टैक्स रेट 25% है, तो इसको 75% पे डिवाइड कर देंगे, यानी इसको ऐसे कर ले 60 डिवाइडेड बाय 75%। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया 60 डिवाइडेड बाय 75%, तो ये 80 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये पहली अमाउंट आ गई 127 मिलियन। और अब मुझे चाहिए सी एस रेशियो, और सी एस रेशियो भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिस वन 24.36। अब ये कैलकुलेट हो गया। नाउ आई कैन कैलकुलेट द डिजायर्ड टारगेट सेल्स इन रुपीस, और इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, सॉरी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट तो 127 है, इसको जब डिवाइड करता हूं 24.36% पर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 521.27 मिलियन। अगर मैं इतनी सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 80 मिलियन और आफ्टर टैक्स 60 मिलियन होगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का इसमें सॉल्व कर दिया आपको। ओके, अब ये नमाज के लिए ब्रेक ले लें, 4:57 है, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। आप प्लीज जरा उसको रिकॉर्डिंग पॉज कीजिएगा नमाज ब्रेक के लिए। थैंक यू। सेल्स रेवेन्यू
कितना सेल्स रेवेन्यू हो कि आपका जो है डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो 60 मिलियन हो आफ्टर टैक्स। तो एक तो मैंने फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है जो 47 हमने ये 2019 की कैलकुलेट की थी, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है जो कि 80 आया बिफोर टैक्स। अब 127 मिलियन अमाउंट मैंने रिकवर करनी है और CS रेशियो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 24.36%। और ऑटोमेटिकली जब इसको डिवाइड करूंगा यानी 127 डिवाइडेड बाय 24.36%, तो ये मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, 521.31। जी प्लीज, जो क्वेश्चन करना चाह रहा है क्वेश्चन कर लें। जी मेरा आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो 2021 में ऑरेंज प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन आया हुआ है ब्रेक इवन का, पास्ट पेपर में आई थिंक 10 है ये। जी 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 ये सर आप, जी सर ये थोड़ा सा आप बता देते। जी और मैं सर इसमें आपने वो भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो मल्टी प्रोडक्ट के हैं। जी सर एक क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस में आप करवा देते। जी बिल्कुल मैं करवा देता हूँ, वो भी करवा और जी देता सर लास्ट मेरा जो है वो सर CVP एनालिसिस के ना सॉल्यूशंस भी शेयर कर दें। हूँ। जी वो मैंने अभी जो सॉल्व किया है ना यहाँ तक की है, पास पेपर के रह गए, बाकी यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। वो मैं आपको अभी क्लास के बाद भिजवा दूंगा 24 तक। सर, हाँ जी वो कर दें, आई थिंक वो शेयर नहीं हुए हैं। हाँ जी मैंने नहीं किए, अभी अभी शेयर नहीं किए, मैं क्लास के फौरन बाद कर देता हूँ। वो हो चुके हैं, जी मुकम्मल सर हो। ये, जी सर ये एक एक क्वेश्चन, एक ऑरेंज प्रोडक्ट वाला और एक सर मल्टी प्रोडक्ट वाला, अगर आप थोड़ा सा करवा दें। जी मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। जी और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये जो 14 का फोर्थ पार्ट जो आप करवा रहे थे सर, उसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर सर फॉर एग्जांपल सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का वर्ड वहाँ पे मेंशन होता, तो जी सिर्फ इसको हम, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ हम वहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट में करते, क्योंकि ये जी सैलरीज एंड वेजेस क्योंकि उसका पार्ट है। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है सर, इसमें सेल्स वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो सर इस जो आप 10 अप्लाई करें और जो 5% जो आप वो कम करें सर, उसका वो हम इसलिए करें ना सर क्योंकि सेल्स वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो हम उसमें वो रिस्पेक्टिव उसका वो ट्रीटमेंट कर लेते, वो वॉल्यूम से उसको 5% या वो 10% इंक्रीज कर लेते। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जिस वक्त हमें एक अमाउंट दियो, वॉल्यूम ना दियो, तो इस अमाउंट में जैसे ये 300 मिलियन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये 300 मिलियन में प्राइस भी इंक्लूड है और वॉल्यूम भी इंक्लूड है, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम दोनों इफेक्ट यही डाल रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमने ये किया। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो हम उसकी कैलकुलेशन अलग से लेते। ठीक है। और सर ये जो पार्ट जी है सर, इसमें ये हम 2018 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि कोई ईयर उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। हाँ, अब ये बिल्कुल ये इशू है ये क्वेश्चन में। नॉर्मली ये होता है कि हमें 18 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 19 इसलिए ले रहे हैं कि उसने सारी चेंजेस करवाई, इस वजह से। सर थैंक यू सो मच। जी और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हो? ओके जी, तो मैं उसी क्वेश्चन में आता हूं जो अभी लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया, ऑरेंज प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है और इसमें रिक्वायरमेंट देखते हैं। ऑरेंज प्रोडक्ट सेल्स appliances. One of the company's products sell for rupees 90 per unit. Variable expenses are rupees 63 per unit
and fixed expenses are rupees 135,000 per month. Compute the break-even point in units and in total sales revenue. यानी हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और टोटल सेल रेवेन्यू। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक इशू हमें फेस करना पड़ता है। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो फिक्स कॉस्ट पढ़ा है, और अगर हम फिक्स कॉस्ट एनुअल लेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट एनुअल आएगा। अगर मैं मंथली पे कैलकुलेट करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ आएगा। तो जिस क्वेश्चन में पर मंथ फिक्स कॉस्ट दी हो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट एनुअल कैलकुलेट करो। तो लिहाजा जो आंसर आएगा वो याद रखिएगा वो पर मंथ होगा। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो सिंपल है, कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड टोटल सेल्स वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है जी 10, और इसका पार्ट ए। ये अच्छा, आप मुझे चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए पहले, तो फिक्स कॉस्ट पहले लेता हूं। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 135,000 पर मंथ। ठीक है जी, तो अब मुझे दूसरी चीज चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो मैं कैलकुलेट करूंगा, और ये निकलेगी सेल्स प्राइस पर यूनिट, और सेल्स प्राइस हमें दी हुई है 90 रुपीज, और वेरिएबल इसमें से लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है क्वेश्चन में 63 पर यूनिट, इसमें से 63 लेस करूंगा। अब जो आंसर आएगा दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 27, और फिक्स कॉस्ट 135 है। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और इसके लिए क्लियरली लिख रहा हूं पर मंथ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर मंथ है। तो 135,000 डिवाइडेड बाय, अब इसका फार्मूला मैं एक बार फिर लिख देता हूं। फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 135,000 डिवाइडेड बाय 27, यानी 5,000 यूनिट अगर सेल करता हूं मैं, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आता है पर मंथ। अच्छा, अब उसने चूंकि रुपीस में मांगा हुआ है, तो मैं अब ऑल्टरनेट मेथड यूज करूंगा, जैसे अभी आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सेल्स प्राइस पर यूनिट से, और सेल्स प्राइस पर यूनिट है मेरी 90, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, यानी 5,000 इंटू 90, 450,000 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आएगा। ये तो था पार्ट ए। सेकंड पार्ट देखें, if the variable expenses per unit increases as a percentage of the selling price, will it result in higher or lower break even point? Why? Assume that fixed expenses remain unchanged. देखिए, वो लिख रहा है कि अगर फिक्स एक्सपेंसेस पर यूनिट जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए, तो क्या उससे ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा या ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा। याद रखिएगा कि जब वेरिएबल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कम हो जाएगा और ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होगा। ये y जो लिखा हुआ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट आर अनचेंज। तो इसका जो बी पार्ट है उसको पहले मैं लिख के फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्यों, यानी थोड़ा सा न्यूमेरिक बनाकर समझा देता हूँ। मैं इसको लिखूंगा, इफ द वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स will increase, assuming sales price and fixed cost will remain unchanged, then break even point sales will increase. It is because of the fact
that the increase in variable cost per unit will result in decline in contribution per unit। क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कम हो जाएगा तो अब मैं ज्यादा यूनिट बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब इसको जरा थोड़ा सा यहीं पे इसके सामने करके दिखाता हूं। देखिए मैं कहता हूं जी फिक्स कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहती, सेल प्राइस कांस्टेंट रहती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, ठीक है, कोई भी बढ़ा दें, लाइक 70 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर इन यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो देखिए 135 डिवाइडेड बाय 20 तो ये 6750 हो रहा है जो इंक्रीज हो रहा है, और वही चीज मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन कर दी, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट में देखें, एट प्रेजेंट द कंपनी इज सेलिंग 8000 यूनिट्स पर मंथ। द सेल्स मैनेजर इज कन्विंस्ड that 10% reduction in sales price will result a 25% increase in number of units sold each month. Prepare two contribution income statement under one present operating condition and one as operations would appear after the proposed changes. Show both total and per unit data on your statement. Okay. अब यहां पर हमें दो स्टेटमेंट्स बनानी है। इनकम स्टेटमेंट, ये पार्ट सी पहले लिख लें। इनकम स्टेटमेंट, और यहां मैं लेता हूं पर यूनिट और इन रुपीस, उसे दोनों रिक्वायर की। और ये जो मैं इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बना रहा हूं ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन। अच्छा अब आइएगा, अब सेल्स जो है वो मेरी पर यूनिट जो है सेल्स प्राइस वो यहां से उठा लीजिएगा, ये 90 रुपीस है, सेल्स प्राइस 90 है, और हम कितने यूनिट बेच रहे हैं 8000, यानी 8000 इंटू 90, ये मेरी सेल्स आ गई। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरी 63 है, ठीक है। तो अब 8000 यूनिट बेच रहा हूं तो इसको 63 पे किया तो 504000 की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। इसको लेस करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो पहला कॉलम है दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 27 आना चाहिए, और सेकंड जो है वो मेरा 216,000 आ जाएगा। अब इसमें से मैं लेस करता हूं फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है क्वेश्चन में देखिएगा वो 135,000 पर मंथ है, ये एक महीने का बना रहा है 135,000। इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 135,000 डिवाइडेड बाय 8000, ये 8000 यूनिट पे अगर कन्वर्ट करूं तो 17 आ जाएगा, और इसको अगर मैं 2 डेसिमल तक ले जाऊं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये 16.88 होगी। जब इसको लेस करूंगा तो दैट इज अ प्रॉफिट, चाहे मैं यहां से भी लेस करूं, पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो मेरा 10.13 है, और यहां पर मेरा 81,000 प्रॉफिट जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये दिस इज द आंसर ऑफ रिक्वायरमेंट 1। अब आइएगा इसी को कॉपी करना है हमने, लेकिन अब प्रपोज सिचुएशन, इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां पर और यहां लिखता हूं प्रपोज्ड। अब मैनेजर क्या कहता है जी के सेल्स के बारे में, वो लिखते हैं जी के सेल्स मैनेजर इज कन्विंस्ड दैट अ 10% रिडक्शन इन सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस अब पहले 90 रुपीस थी, अब 90 का 10% कम होने के बाद 81 सेल प्राइस हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट में अलग कैलकुलेट करता हूं, टू बी सोल्ड, और वो कितने सेल होंगे
उसने लिखा है जी कि आपके जो नंबर ऑफ यूनिट हैं वो 25% इंक्रीज हो जाए, यानी एग्जिस्टिंग जो आप सेल कर रहे हैं वो 8000 यूनिट्स है, और अब वो कह रहे हैं इंक्रीज होगा 25%। तो 25% अगर मैं इसका इंक्रीज करता हूं तो 2000 आ जाएगा। तो इट मींस क्या प्रपोज जो सेल है इन यूनिट वो 10,000 होगा। ठीक है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 10,000 इंटू 81, 10,000। इससे आगे वेरिएबल कॉस्ट में आए तो वेरिएबल कॉस्ट में से कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, जिस चीज के बारे में नहीं लिख रहा कि इसमें कोई चेंज आई है, ऑलवेज रिमेंबर इट शैल रिमेन कांस्टेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 63 ही रहेगी, लेकिन ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पर वो 10,000 कर दूंगा। ये 630 हो गया, 180 मेरा कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट मेरी 135,000 ही रहेगी, और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको मैं 10 पे डिवाइड करूंगा, यानी 10,000 पर। तो अब पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो 4.5 है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो 45,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये थर्ड पार्ट था इसका, सी पार्ट। और डी पार्ट देखिए, वो लिखता है रेफर टू डेटा इन सी अबव, हाउ मेनी यूनिट्स वुड हैव बीन सोल्ड at the new selling price to yield a minimum net income of 72,000 per month। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं 72,000 इनकम जनरेट करना चाहता हूं एक महीने में, तो बताइए मैं कितने यूनिट सेल करूं नई सेल प्राइस पर, यानी प्रपोज लेवल पर आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये वही टारगेटेड सेल्स आ जाएगी जो हमने पढ़ा था। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो 135,000 है, और डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे चाहिए, और डिजायर्ड प्रॉफिट यहाँ पर 72,000 है। अब मुझे टोटल अमाउंट रिकवर करनी है, वो 207,000 की अमाउंट होगी। अब इसको चूंकि नंबर ऑफ यूनिट पे चाहिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये प्रपोज वाला लेना है आपने 18। जब मैं इसको 18 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टारगेटेड सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही जो हमने पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, सिर्फ यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। अब देखें ये कैसे निकालूं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 207,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11,500 यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 72,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज ऑरेंज प्रोडक्ट्स का जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने किया। ठीक है, अब आइएगा एक क्वेश्चन आपने कहा कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी करवा दूं, तो उसकी तरफ भी आते हैं। ये जो यहां से क्वेश्चन है ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के। ठीक है, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और आपके सामने सॉल्व करता हूं, बल्कि ये सारे ही करने वाले हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ये मैं पहले ही लूंगा क्योंकि ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। पेशेंट मिक्स सर्विस बिजनेस का, ये प्रोडक्ट बिजनेस का नहीं है। इट इज दिस बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू सर्विस बिजनेस। सो राशिद इंटरनेशनल हॉस्पिटल records provide the following patient mix for the year। अब ये मेरे पास चार किस्म के मेथड हैं पेमेंट के, सेल्फ पे, प्राइवेट इंश्योरेंस, मेडिकेयर और मेडिकेड। इसमें पेशेंट मिक्स जो है 20% पेशेंट मेरे पास आते हैं सेल्फ पे के, 25% जो है प्राइवेट इंश्योरेंस के, 30% मेडिकेयर के और 25% मेडिकेड के। और एवरेज डेली रीइंबर्समेंट ये रेवेन्यू है मेरा, यानी एक पेशेंट से डेली रेवेन्यू में जो जनरेट करता हूँ वो 120 है, और एक पेशेंट पे जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो 140 है। इस तरह हर एक की हमें गिवन है। ठीक है,
तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट एंड इन पेशेंट डेज। अच्छा, ये जो इन पेशेंट डेज है कि आप इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे यूनिट्स को ट्रीट करें, इन यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट जो है वो इन पेशेंट डेज है। अब जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19, राशिद इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ओके, इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो मैंने पहला स्टेप बताया था, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट की बजाय सर्विस का नाम आ गया। तो पहली सर्विस है पेशेंट मिक्स, सेकंड सर्विस है हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस, थर्ड सर्विस है हमारे पास मेडिकेयर एंड फोर्थ है मेडिकेड। ये लीजिए, अब मैं यहां पे लिखता हूं जी रेवेन्यू, जिसको उसने यहां वर्ड यूज किया है एवरेज डेली रीइंबर्समेंट। और इसमें 120, 120, 110 और 100, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट सबकी देखें तो 40 है, इसकी भी 40 आ जाएगी। जब इसको लेस करूंगा दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां पर यूनिट की जगह आप लिखेंगे इन पेशेंट डेज। सिर्फ फर्क ये है, यानी यहाँ ये सर्विस बिजनेस है इसलिए यूनिट की बजाय हम इन पेशेंट डेज लिखेंगे। ये पहली कैलकुलेशन मैंने की आपके सामने, कंट्रीब्यूशन, जिसको आप दूसरे लफ्जों में कहेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। इसके लिए मुझे मिक्स रेशियो चाहिए। अब मिक्स रेशियो देखें हमें क्या दी हुई है, 20% रेशियो, 25% रेशियो, 30% रेशियो, 25%। ये रेशियो हमें गिवन है मिक्स रेशियो। मैं इस रेशियो को मिनिमाइज कर लेता हूं। मिनिमाइज का मतलब है ऐसे डिजिट पे डिवाइड करूंगा जो कि ऐसा डिजिट लूंगा जो सब पे डिवाइड हो जाए। यानी 5 किया, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 और 5 5, यानी इन सब ये जो मिक्स है इसको मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं 20 25 30 25। मैंने वैल्यूज को शॉर्ट करने के लिए इसको 4 5 6 4 कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, 80 इंटू 4 320, दूसरे का आएगा 400, थर्ड का 420 और फोर्थ का 300। अब मुझे यहां टोटल चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन पर मिक्स टोटल चाहिए। तो इसको टोटल कर लेते हैं, दैट इज 1440। ये कंट्रीब्यूशन पर मिक्स मेरा कैलकुलेट होगा। इसमें सिर्फ यूज मैंने इसको करना है, ठीक है, वो बाकी सारी कैलकुलेशन के लिए। अब फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 1 मिलियन, ये 1 मिलियन। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्स आएगा पहले, और मिक्स के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। यानी ये 1 मिलियन को मैं डिवाइड कर देता हूं 1440 पर, तो 694 मिक्स आ गए। यानी 694 टाइम्स में अगर प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो मेरा वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखिए मिक्स जो मैंने बनाया है, इस मिक्स के तहत ये 694 मिक्स है, इसमें 4 यूनिट पेशेंट मिक्स के होंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया
2778 आ गया, और इसी को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसी को मल्टीप्लाई किया 6 से, इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए ब्रेक इवन पॉइंट के। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी जिसको एवरेज डेली रीइंबर्समेंट कहते हैं, दिस वन, इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा। बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने इसको इस तरह लेके चलना है, दिस वन। और अब इसको जब टोटल करूंगा, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। ये मेरा फाइनल आंसर है 1,555,556, यानी इतनी अमाउंट की अगर मैं सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, वो फिर यही पूछ रहा है, द कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट्स एंड इन पेशेंट डेज इफ द पेशेंट मिक्स वर 50% सेल्फ पे एंड 50% प्राइवेट इंश्योरेंस। यानी इसमें 4 मेथड्स नहीं है, 2 मेथड्स हैं। तो ये सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये 2 लूंगा बी इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट बी आ जाएगा, दिस वन इज पार्ट ए और ये पार्ट बी आ गई। सेम उसी तरह कैलकुलेशन करता हूं, एवरेज डेली रीइंबर्समेंट। अब देखें 120 और 120 लेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40 और मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर इन पेशेंट डेज 80 और 80। देखिए उसी को कॉपी कर रहा हूं मैं जो पहले लिखा था। अलबत्ता यहां जब मिक्स रेशो लूंगा यहां से चेंज होगी, मिक्स रेशो जो है वो कहते हैं 50% रेशो 50%, यानी इक्वल है, तो इक्वल को 1:1 रेशो हम दे देते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, यानी 80 into 1 और 80 into 1। अब टोटल ले लीजिएगा यहां पर, तो टोटल मेरे पास आ गया 160। ये कंट्रीब्यूशन पर मिक्स आ जाएगा, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया था, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। अब फिक्स कॉस्ट लेंगे जो कि 1 मिलियन है, और अब इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्स आ जाएगा। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, यानी 6250 मिक्स अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और एक मिक्स में कितने यूनिट्स हैं, 1:1, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो मैं क्या करता हूं, इस 6250 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, ये 6250, और अगला भी मेरा 6250 बनेगा क्योंकि उसमें भी जो मिक्स है वो 1 है। और अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स प्राइस से, 120 सेल प्राइस इसकी है और 120 सेल प्राइस इसकी है, तो अल्टीमेटली मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट हो गया, 6250 into 120 और 6250 into 120। अब इसको टोटल कर लें तो 1.5 मिलियन इज द कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम सिर्फ 2 सर्विसेज दें और उनके दरमियान रेशियो जो है वो 50-50 हो, यानी 50% और 50%। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आइएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कंपोजिट, ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ये सारे जरूर कीजिएगा क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आपको शायद नजर आए। XY लिमिटेड, XY Limited manufactures and sells 2 products, X and Y. Forecast data for a year are given as under.
अब देखिए इसमें हमें सेल्स इन यूनिट भी गिवन है, दोनों प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस भी गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है। एनुअल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट ₹182,000। क्वेश्चन में कहता है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू विद द करंट सेल्स मिक्स। ठीक है, अब यहां पर भी ये भी इसी तरीके से ही करना है आपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, XY लिमिटेड। अब इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट X और Y। सेम वही स्टेप, देखिए बार बार वही स्टेप फॉलो करूंगा। सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो सेल्स प्राइस ली, प्रोडक्ट X की सेल प्राइस है 24, प्रोडक्ट Y की सेल प्राइस है 16। उसके बाद इसमें से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट X की है 16 और Y की कॉस्ट दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज। जब इसको लेस करूंगा दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 24 में से 16 लेस किया 8 और 16 में से 6 लेस किया तो 10 आ गया। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर मिक्स में। अब उसके लिए मुझे मिक्स रेशो चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दी हुई, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूं। जिस क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन ना हो तो ये जो सेल्स इन यूनिट्स हैं ये रेशो लेनी है, यानी 40,000 और 10,000। तो मिक्स रेशो आ गई 40,000 रेशो 10,000। इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कैलकुलेट हो जाएगा। 8 इंटू 4 32 और 10 इंटू 1 10, और टोटल का कॉलम यहां बनाएंगे और इन दोनों को टोटल कर लेते हैं 32 प्लस 10, सो 42 इज द कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। और जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया कि मैं यूज इसी को करूंगा 42 को। देखिए मैं हर क्वेश्चन को सेम स्टाइल से कर रहा हूं ताकि आप उसको ज्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सको। अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 182,000। और अब ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो इन मिक्स आएगा सबसे पहले। और मिक्स में निकालने के लिए क्या करूं, फिक्स कॉस्ट फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, यानी 4,333। अगर मैं मिक्स सेल करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और इसका तरीका क्या है कि जितने यूनिट्स हैं ये जो मिक्स आए हैं 4,333, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मिक्स रेशो से 4 से, और इसी तरह इस 4,333 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेल्स प्राइस से जो कि 24 और 16 है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। 17,333 इंटू 24 416, और दूसरे को किया तो 69,333। अब इसको टोटल करने तो दैट इज कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट 485,333 इज द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने उसी स्टाइल में किया जैसे पहले क्वेश्चन को किया। एक दफा स्टेप रिपीट करूंगा। देखिए इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालें, फिर उसके बाद मिक्स रेशियो लेकर उसको कन्वर्ट करें कंट्रीब्यूशन पर मिक्स में और उसको टोटल करें। देन फिक्स कॉस्ट को तो उस कंट्रीब्यूशन पर मिक्स पे डिवाइड करके ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्स कैलकुलेट करें।
जब मिक्स आ जाएगा तो उसको उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर जब सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। अच्छा, यहां से जो आगे क्वेश्चन है, यहां कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो दी हुई है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मुझे चेंज लानी पड़ेगी। देखिए वो लिखता है आर एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टू प्रोडक्ट्स आर एंड एस, एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये रेशियो आ गई। टोटल एनुअल सेल्स आर प्लान टू बी 504,000. Product R has a contribution to sale ratio of 40%, whereas that of product S is 50%. अब देखें यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय CS रेशियो दी हुई है दोनों प्रोडक्ट्स की। So annual fixed costs are estimated to be ₹144,000. जिस क्वेश्चन में आपको CS रेशियो जो है वो दी हो और सेल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना दिया हो तो वो ज्यादा आसान होता है। उसको देखें, मैं पहले स्टेप पे क्या करूंगा, थोड़ी सी इसमें मेथड में चेंज नजर आएगी। RS लिमिटेड, तो सबसे पहले मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट देखें तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपके पास 144,000। अब मुझे यहां पर एवरेज CS रेशियो चाहिए, एवरेज CS रेशियो। अब एवरेज CS रेशियो कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं वर्किंग 1 बना रहा हूं, जो ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां नीचे आते हैं और वर्किंग 1, एवरेज CS रेशियो। इसके लिए हम वेटेड मीन का फार्मूला यूज करेंगे। पहले लिखते हैं CS रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट है हमारे पास R और S। अब इसकी CS रेशियो देखें, क्वेश्चन में गिवन है, जो वो लगता है प्रोडक्ट R हैज अ कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो ऑफ 40%, यानी ये 40% है, और सेकंड जो है जो S की है वो 50% है। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 40% और 50%, और इसके बाद इसके वेट लेंगे। वेट को हम रेशियो भी कहते हैं, वही रेशियो वेट है, और वेट है 1:3, 1:3। तो मैं अब यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं CS रेशियो इनटू वेट, यानी 40% इनटू 1 और 50% इनटू 3, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 40% हो गया, ये 150%। अब यहाँ टोटल कॉलम करना है, तो अब स्टैटिस्टिकल मेथड के तहत मैं इन दो चीजों का टोटल करूंगा, यानी वेट का टोटल भी करूंगा और जो CS रेशियो इनटू वेट है इसका भी टोटल करूंगा। ये 60%, ये टोटल नहीं आया, आई थिंक 190%, ठीक है। जब इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो एवरेज CS रेशियो आ जाएगी। एवरेज CS रेशियो कैसे निकलेगी, 190% डिवाइडेड बाय 4। अब ये 190 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 पर, तो ये मेरे पास 47.50 जो है वो एवरेज CS रेशियो कैलकुलेट होगी। अब इस एवरेज CS रेशियो को मैं यहां लाता हूं और यहां पर लिखा 47.5%। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकाल लेता हूं, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे निकलेगा, फार्मूला पड़ा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज CS रेशियो। ये 303,158 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन जरा केयरफुली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखिएगा,
वो लिखता है बजटेड ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू टू द नियरेस्ट ₹1000। तो मैं अब लिखता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन ₹1000। तो अब देखिए ये 303 से आगे अमाउंट है 158, तो ये 303 के करीब है, यही मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर ये 500 या उससे ज्यादा होता तो मैं आंसर 304 कर देता, यानी टू द नियरेस्ट रुपी, जो नियरेस्ट थाउजेंड्स है उसके करीब लाना है, यानी राउंडिंग करनी है, सिंपल वन राउंडिंग करनी है। अगर अमाउंट ये 303158 है और इसको मैं 1000 में राउंडिंग करना चाह रहा हूं तो 303 करूंगा। लेकिन अगर ये अमाउंट 303658 होती तो मैं राउंडिंग में 304 करता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल जरा मुख्तलिफ सा क्वेश्चन, ये जरा डिफरेंट है, इसको देखिए। नवीद सन्स currently sells product alpha, beta and zeta in equal quantities, equal, and at the same time selling price per unit, और सेल प्राइस भी सेम है और क्वांटिटीज भी सेम। The contribution to sale ratio for product alpha is 42% and beta, for beta it is 51%। देखिए इस क्वेश्चन में उसने अल्फा और बीटा की CS रेशियो दी है और टोटल जो है वो 48% है, जिसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसमें जीटा की उसने मिसिंग कर दी। अब वो कहते हैं इफ द फिक्स कॉस्ट आर अनइफेक्टेड बाय मिक्स एंड करंटली 20% ऑफ सेल्स at the new product mix of alpha, beta, zeta are 40, 25 and 35% respectively, calculate the new CS ratio। अब न्यू एवरेज CS रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मुझे पहले तीनों प्रोडक्ट्स की CS रेशियो चाहिए। अल्फा की जो गिवन है 42%, बीटा की गिवन है 51%, पहले स्टेप पे मुझे जीटा की कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में आता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। नवीद सन्स, देखिए हमें उसने दी है जी कि टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो CS रेशियो है तमाम प्रोडक्ट्स की दैट इज 48%। ठीक है, टोटल का यहां मतलब एवरेज है, ये याद रखिएगा, दिस इज एवरेज। यहां पर टोटल उस तरह मीनिंग इसलिए नहीं लेंगे कि अगर मैं टोटल का वर्ड मीनिंग लेता हूं तो ये तो 42 और 51 93 बनता है, तो ये 48 कैसे हो सकता है? तो ये एवरेज है। असल में टोटल के कॉलम में जो एवरेज निकालते हो ये वो अमाउंट है। अब इसमें मैं दो जो CS रेशियो है इसको मैं टोटल में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये तो एवरेज है ना, इसको अब मैं टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स लेता हूं इन टोटल। अब कैसे लूंगा? ये 48,000 जो एवरेज है वो 3 की एवरेज है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल आ जाएगी 144। अब इसमें से अगर मैं CS रेशियो ऑफ अल्फा और बीटा माइनस कर दूं जो कि गिवन है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 42% लेस CS रेशियो ऑफ बीटा माइनस 51%। अब 144 में से मैंने 42% और 51% जब लेस किया तो ये 51% जो आएगा आंसर, दैट इज CS रेशियो ऑफ जीटा। अब ये मेरी कैलकुलेट हो गई। अब मैं एवरेज CS रेशियो इसी मेथड से निकालूंगा, ये जैसे ऊपर की हुई, ये एवरेज CS रेशियो। ठीक है जी, अब मैं एवरेज CS रेशियो कैलकुलेट करता हूं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर 3 प्रोडक्ट्स हैं, 2 नहीं है। फर्स्ट इज अल्फा
बीटा और जीटा। तो जैसे ऊपर मैंने कैलकुलेट किया तो मैं इन सब की CS रेशियो ले लेता हूं। अल्फा की CS रेशियो जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 42%। बीटा की गिवन है 51% और जीटा की जो हमने कैलकुलेट की है 51%। इसको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वेट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो रिवाइज्ड वेट है वो 40, 25, 35, 45% रेशियो, 25% रेशियो, 35%। अब अगर इसको मिनिमाइज करो तो 5 पे डिवाइड होगा, 5 8 40, 5 5 25, 5 7 25। अब इसके बाद मैं एवरेज CS रेशियो निकालने के लिए पहले CS रेशियो इनटू वेट कर लेता हूं, यानी CS रेशियो इनटू वेट, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर ली दिस वन। अब यहां पर टोटल का कॉलम बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा था दो चीजों का टोटल करना है, एक आपने टोटल करना है वेट का, एक टोटल करना है आपने ये जो CS रेशियो कैलकुलेट की हुई है 948। तो अब ऑटोमेटिकली एवरेज CS रेशियो कैसे निकलेगी, 948% डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, दिस इज द एवरेज CS रेशियो एंड दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए इसके जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ये मैं सॉल्यूशन अभी आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, सारा जितना मैंने किया है। अब आपका 5 मिनट है, क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे हो आप कर लो, क्योंकि आज मैंने करवाना था, पहला 1 घंटा रखा था, लेकिन बहुत आज CS रेशियो पे ले लिया। अगली क्लास जो है वो मेरी पहले जो होगी वो रेलिवेंट कॉस्ट को कंटिन्यू करूंगी। आपको जो क्वेश्चन करना चाह रहा है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इतनी बार आ गया है कि मुझे इसका आसान लफ्जों में मतलब भी भूल गया है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का सिंपल होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दैट इज जी सर CS। ये जी सर ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका आसान लफ्जों में मतलब ही नहीं मुझे आ रहा। आसान लफ्जों में आप ये कह लो कि सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो जो हमें प्रॉफिट बचता है उसको कंट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। उसकी परसेंटेज ऑफ सेल क्या लेंगे, यानी अगर 100 रुपीज की मैं सेल करता हूं तो कितना मुझे मार्जिन बचेगा, दैट इज नॉन एज CS रेशियो। ठीक है सर। सर जी जी सर आपने ये जो मिक्स का जब टॉपिक शुरू करवाया था तो आपने 2 मेथड बताए थे, बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग CS रेशियो और विद यूजिंग CS जी रेशियो। जी तो सर यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई CS रेशियो से पहचानेंगे कि यहाँ पे CS रेशियो का मेथड यूज करने, क्योंकि आपने कहा अगर वो नहीं बताया तो पहले वाला मेथड वो ज्यादा आसान है। आसान है, एग्जैक्टली। आप देखें अभी मैंने रिसेंट जो अभी लेटेस्ट 2 क्वेश्चन किए ना, आखिरी 2 क्वेश्चन, उसमें देखें तो हमें उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि सेल प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या, बल्कि CS रेशियो दी है। तो फिर मैं CS रेशियो वाला मेथड यूज करूंगा, एवरेज CS वाला। अदरवाइज पहला मेथड हम प्रेफर करेंगे। ठीक है सर, तो आप ये CS रेशियो को वेट से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि वो इंश्योर ये वो रेशियो है 1:3 तो सर इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ एवरेज CS रेशियो वो निकालने के लिए था सर, ऐसे ही? एग्जैक्टली वो आपने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में ना, वेटेड मीन वाला फार्मूला, समेशन XW डिवाइडेड बाय समेशन W। ठीक है, तो ये देखें तो ये समेशन W है और ये समेशन X है। जो CS रेशियो उसको हम X लेट कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, जी सर, शुक्रिया।
जी, और कोई क्वेश्चन? 2 मिनट रहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऊपर एक क्वेश्चन में आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट लिया है, जी, तो वो तो अगर सेल्स चेंज होती है तो वो तो चेंज हो जाएगी, तो फिर उसको फिक्स कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? देखें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 2 किस्म की होती है। एक कॉस्ट फिक्स भी होती है और वेरिएबल भी होती है। जो कमीशन होती है आमतौर पे, जो सेलिंग कॉस्ट है वो वेरिएबल है। एडवर्टाइजिंग डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या है। नॉर्मली कॉस्टिंग में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते। नॉर्मली अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम हमेशा फिक्स कॉस्ट लेते हैं एडवर्टाइजिंग को, ठीक है, अनलेस इट इज स्टेटेड इन अ क्वेश्चन। बट सर ये क्वेश्चन में तो अगर आप सेल्स को चेंज करें, फॉर जी, एग्जांपल सपोज कर किसी भी नंबर से, तो ये तो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ये चेंज हो जाएगी, फिर हमारी नहीं कैलकुलेशन तो इफेक्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो यानी हर एक रुपए के साथ जो आपकी चेंज आती है उसको वेरिएबल कहा जाता है। जब लमसम अमाउंट के साथ चेंज आती है उसको वेरिएबल नहीं कहा जाता, उसको वॉल्यूम इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है सर, मतलब हम इसको जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है, हम उसको फिक्स कॉस्ट ही कंसीडर करें। Absolutely, unless it is clearly stated in a question. ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रेलिवेंट कॉस्ट करेंगे। ये मैं दोनों शीटें आपके साथ सोल्यूशन की भी और ये वाली आज वाली भी आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।